सो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज है 27 जून और हम आज के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज। काफी रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं। कमिटीज इकोनॉमिक्स और बैंकिंग के फील्ड में गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया है। स्पोर्ट्स की फील्ड से भी सवाल है एंड मेनी मोर नेशनल एंड पॉलिसी न्यूज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर फील्ड से सवाल है आज, काफी इंपॉर्टेंट। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। यही मैं बोल रहा था आपसे, बैंकिंग की फील्ड में सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, ध्यान से पढ़िएगा। So, the government has decided to bring all urban and multi-state cooperative banks under the supervision of RBI। ठीक, ये तो डिसीजन हो गया कि जितने भी अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो आरबीआई के सुपरविजन में आएंगे। पर सवाल ये उठता है कि पहले, मतलब इस डिसीजन से पहले सिस्टम क्या था? ठीक, तो प्रीवियसली दे कम अंडर द ड्यूअल सुपरविजन ऑफ आरबीआई एंड, तो इससे पहले क्या था? देख, गेम होगा ये। हाँ, बताइए। पहले भी आरबीआई का रोल था पर ड्यूल सुपरविजन था। एक तो आरबीआई था, दूसरा किसका रोल इसमें होता था? सुपरविजन का। एंड द आंसर इज रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्टेटस ये है कि जो हमारी अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती थी वो करंटली किसके अंडर आती हैं? ड्यूल सुपरविजन। एक तो आरबीआई और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब क्या होगा? कंप्लीटली अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ठीक, अब अगर थोड़े स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं यहां पे, तो इस तरह की जो बैंक्स हैं उनका नंबर, टोटल नंबर 1540 के आसपास है। अगर कस्टमर बेस की बात करी जाए तो लगभग 8.6 करोड़ के आसपास, काफी ह्यूज कस्टमर बेस है। और अगर टोटल इनकी सेविंग की बात करी जाए तो 4.84 लाख करोड़ रुपीस के आसपास इनकी सेविंग बनती है। तो इट्स अ ह्यूज सेक्टर। एंड आप जानते हैं काफी कुछ प्रॉब्लम्स या स्कैम्स यहां पे निकल के आए थे। फॉर एग्जांपल, पीएमसी बैंक का जो इशू हुआ था, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसमें तो इतनी प्रॉब्लम आई थी लास्ट ईयर कि आरबीआई को उसके बोर्ड को सुपरसीड करना पड़ता और काफी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़े थे। ठीक है, और फिर एक जनता में डर फैलता है पैसे खोने का और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और एक कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा ना हो, आरबीआई अब डायरेक्टली इनको सुपरवाइज करे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स और पीएमसी इशू तो आप जानते ही हैं। तो दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए और रेगुलेशन बेटर रखा जा सके, ये स्टेप लिया गया। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एग्जाम में भी आकर ध्यान रखिएगा। चांसेस बहुत आई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बहुत बढ़िया सवाल, फैक्चुअल सवाल। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड है, दोनों सवाल कराऊंगा फिर कहानी समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के मर्जर का प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्दी ये लोग मर्ज होने वाले हैं। कोई फाइनल डेट नहीं दी गई है, बट चांसेस है कि इस साल हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। तो द मर्जर ऑफ आरएस टीवी एंड एलएस टीवी इज अंडर प्रोग्रेस या प्रोसेस। व्हाट विल बी द न्यू इंटीग्रेटेड नेम? तो मर्जर होने के बाद नए चैनल का नाम क्या होगा? एंड द आंसर इज संसद टीवी। संसद टीवी। ठीक है, संसद मतलब पार्लियामेंट इंग्लिश में होता है। एक और सवाल देखिए, फिर मैं समझाता हूं कहानी क्या है। सूर्य प्रकाश कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन February 2020। इस कमिटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? यही ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं आपको, मर्जर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा टीवी। तो इस मर्जर को करने के लिए जो कमिटी बनाई गई थी, अब उसके बारे में अब कहानी सुन लो। लास्ट ईयर नवंबर में जो राज्यसभा चेयरमैन है वेंकैया नायडू जी और लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला जी, उन्होंने मुलाकात करी और बात करी। उन्होंने कमेटी को अपॉइंट किया था, सूर्य प्रकाश कमेटी। सूर्य प्रकाश जी का फोटो देख लीजिए। ही इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। ठीक है, इनका काम था इस मर्जर के बारे में रिपोर्ट देना। रिपोर्ट फरवरी में सबमिट करी जा चुकी। ठीक है, अब राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, लोकसभा टीवी का फॉर्मेशन 2006 में हुआ था और राज्यसभा टीवी का फॉर्मेशन 2011 में हुआ था। दीज ईयर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये मर्ज होने वाला है। इस कमेटी ने काफी लोगों से बात भी करी, कई एमपी से भी बात करी और उनका ओपिनियन ये निकल के आया कि जो अभी सेशन की प्रोसीडिंग का लाइव टेलीकास्ट होता है वो चलते रहना चाहिए। सबने सपोर्ट किया और वो चलता भी रहेगा। ठीक है, अंडर द न्यू नेम ऑफ संसद टीवी जब डिसीजन आएगा, लाइव टेलीकास्ट चलता रहेगा। उसके अलावा जो ये सोचा जा रहा है इस कमेटी के हिसाब से कि जब सेशन नहीं होता तब भी पार्लियामेंटेरियंस की एक्टिविटीज किस तरह से वर्क करते हैं, कुछ उस तरह की चीजें भी अब शुरू कर देंगे ताकि जनता और अवेयर हो सके, उनको जानकारी मिल सके। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, खासकर ईयर ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2006 एंड 2011। ठीक है, चलिए। बाकी डिसीजन जब आएगा इसके बारे में तो फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की अक्सर आजकल बात होती है, आईपीसी का जो सेक्शन है वो आपको बताना है। सेक्शन किस बारे में, फिर मैं खबर बताऊंगा आपको। सो विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड आईपीसी डील्स विद, अब ये डील करता है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इंफेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ। और आजकल ये बहुत चल रहा है,
क्योंकि आजकल कोविड फैल रहा है, तो इस कारण से ये सेक्शन का यूज काफी चल रहा है। ये पता है कब लगता है? जब हम मान लीजिए मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब हम पे ये एक्ट लगाया जाता है। ठीक, एक्ट नहीं, सॉरी, सेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तब हम पे सेक्शन लगाया जाता है। सेक्शन का नंबर देख लीजिए, 269, इसका नाम याद कर लेना, नंबर याद कर लेना, ठीक है। तो जब भी हम कोई ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं जिसमें इंफेक्शन फैलने का, विच इज डेंजरस टू लाइफ, वो डर होता है, तो हम पे सेक्शन लगता है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी हमने, तो हम पे ये एक्ट ये सेक्शन लगाया जा सकता है, सेक्शन 269, ठीक है। वो क्या करता है आप यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक सेक्शन और होता है, फिर मैं खबर बताता हूं आपको। सेक्शन आईपीसी का ही 188, ये होता है डिसओबीडियंस टू ऑर्डर्स। डिसओबीडियंस टू ऑर्डर्स, ये दो सेक्शन ध्यान रखने पड़ेंगे। एक्चुअली आगरा के ताजगंज एरिया में कुछ लोग 8-10 लोग इकट्ठे हो गए थे, तो उन पे ये सेक्शन लगाया गया। एफआईआर की वहां पे बात हुई, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि आप जनता को अवेयर करिए, पर जेल की तरफ मत ले जाइए, बिकॉज जेल में ऑलरेडी बहुत प्रिजनर्स हैं, और कई जेलों में कोविड की प्रॉब्लम आना शुरू होगी, आप जानते हैं। तो जेल में मतलब बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाइए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लीजिए, पर मतलब जेल में लोग ना पड़े, इसका भी ध्यान रखना है, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है। और जिन लोग को अक्यूज करा गया इसमें, उन्होंने बोला है कि अ, उन्हें कुछ गरीब लोग मिले थे जिनको वो लोग खाना खिला रहे थे, और इस भीड़ को कम करने के लिए उन्होंने भी काफी प्रयास किए। उन्होंने कोर्ट को बोला है, ये अपना पक्ष रखा है कि हम लोग भीड़ को अलग करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और गरीबों को खाना खिला रहे थे। खैर, पुलिस को बोला गया है कि सेक्शंस अपनी जगह पर सही हैं, बट जेलों में भी अब संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, भी जरूरी है। ठीक, अब ऑब्वियसली दोनों चीज अपने आप में जरूरी है, अब कैसे बैलेंस करा जाएगा देखा जाएगा, बट सेक्शंस के नाम हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। खासकर ऐसे टाइम पे दी सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीयूएसी? इसकी हम लोग बात कर चुके हैं, चेयरमैन का नाम बताना है आपको, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, ठीक है। आंसर देख लो, फिर खबर, इस खबर में जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। खबर हम पहले देख चुके हैं, अब थोड़ा और अपडेट देख लीजिए। आंसर देख लो पहले, प्रोफेसर डॉक्टर PSN राव, फोटो ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये है इस वक्त चेयरमैन डीयूएसी के। अब आप जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट है बेसिकली सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब कि पार्लियामेंट की जो नई एरिया, जो नई बिल्डिंग बन रही है और उसके आसपास का पूरा एरिया रीडेवलप हो रहा है, उसका प्रपोजल डीयूएसी ने अभी पास नहीं किया। वो प्रपोजल वापस करा गया है, और उन्होंने बोला है, डीयूएसी ने सीपीडब्ल्यूडी को, कि सिर्फ पार्लियामेंट के बारे में मत बताओ आप, उसके आसपास का पूरा जो रीडेवलपमेंट, पूरे विस्टा का रीडेवलपमेंट जो हो रहा है, पूरा इंटीग्रेटेड चीज सबमिट करो, प्रपोजल सबमिट करो, तब हम उस पर गौर करेंगे। तो अभी सीपीडब्ल्यूडी को वापस दिया गया है, वो दोबारा सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए, अभी अप्रूव नहीं करा है। खबर यह भी है कि लगभग 50 एकेडमिक्स, आर्किटेक्ट्स और हिस्टोरियंस, बहुत सारे लोगों ने लेटर लिखा है राव जी को कि आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट मत करिए, ठीक है। तो दोनों पक्ष बन रहे हैं, सपोर्ट में भी और अगेंस्ट में भी। फिलहाल अपडेट ये कि सीपीडब्ल्यूडी को अपना दोबारा प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करना है, तब डिसीजन डीयूएसी दोबारा लेगा। पर कई लोगों ने लेटर लिखा है कि भाई इसको एक्सेप्ट मत करिए, तो वो सब बातें चलती रहती हैं, बट फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आज का फैक्ट है, बाकी फैक्ट देखिए हर दिन कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो मैं अपडेट करता रहता हूँ। चेयरमैन का नाम पता होना चाहिए, PSN राव इज दी आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, अब यहां ध्यान दीजिएगा, यूएन के डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दिन कब होता है, उसका थीम, ये दो एस्पेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विसेज डे, पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट होता है 23 जून को। एक तो डेट याद कर लेना आप, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार के उस डे का थीम क्या था, ये आपको बताना है, ठीक। सवाल थीम पे भी आ सकता है, डे पे भी आ सकता है। तो डे होता है 23 जून को, यह ध्यान रखना। इस बार का थीम था ये, ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑनरिंग पब्लिक सर्वेंट्स इन द कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पॉन्स। जो भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उन सबका जो जिस तरह से अथक प्रयास रहा है इस चीज से लड़ने के लिए एट द फ्रंट लाइन, उन सबको ऑनर करने के लिए, उनको थैंक्स बोलने के लिए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करने के लिए ये थीम इस बार का रखा गया है, ठीक है। अब देखिएगा, इस बार ये जो पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेशन है, ये बुसान में होना था, जो कि साउथ कोरिया में, बुसान में, पर अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ है ये, ठीक है। तो पहले ओरिजिनली पर बुसान में होने का प्लान था। एक बात और, इसमें कई लोगों ने स्पीचेस दी है। इंडिया की तरफ से शैलजा जी, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है केरला की, उन्होंने स्पीच दिया था और उन्होंने बोला था केरला के बारे में कि नीपा वायरस 2018 में आया था वहां पे, और 18 और 19 में फ्लडिंग की प्रॉब्लम भी केरला में हुई। तो उन्होंने कहा इस कारण से उनका मेडिकल सिस्टम का अच्छी टेस्टिंग पहले ही हो चुकी थी, जो एक बुरे फेज से निकलना होता है, टेस्टिंग फेज से वो निकल चुका था। तो उस क्राइसिस से निपटने के लिए नीपा वायरस 2018 और फिर फ्लडिंग की प्रॉब्लम, उस
चीज से निपटने का जो एक्सपीरियंस था वो कोविड 19 में भी उनको काम आ रहा है। इस बारे में उन्होंने काफी और बातें करी थी, पर हमारे लिए जरूरी बात यह होगी कि डे सेलिब्रेट कब होता है और थीम क्या होता है। ठीक है, चलो 7 क्वेश्चन। एफएटीएफ के बारे में एक सवाल है, उनकी रिसेंटली मीटिंग हुई है। अब पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर मीटिंग का अपडेट की हम बात कर लेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक 27 पॉइंट का एजेंडा होता है और कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है उसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने की। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकना और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए अब उसमें दो कैटेगरीज मेन होती है। पहली होती है जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। ये कौन सी लिस्ट कहलाती है? आपने कलर्स के हिसाब से सुना होगा, नाम पूरा देख लीजिए, आंसर देख लो, ग्रे लिस्ट। ठीक, अब सुन लीजिए, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट का जो एक्चुअली पूरा नाम होता है वो ये होता है, दो जुरिस्डिक्शन और कंट्रीज अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, और ब्लैक लिस्ट का नाम होता है हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन। ये दो नाम आपको पता होना चाहिए, ये एक्चुअली दोनों का मतलब होता है। समझ गए? अब देखिए, पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में था और ये बातें चल रही थी कि वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, पर अभी डिसीजन लिया गया है दैट पाकिस्तान विल कंटिन्यू इन द ग्रे लिस्ट, अभी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया। ठीक है, एक बात ये। दूसरा, ग्रे लिस्ट में तो काफी कंट्रीज हैं, उसमें अच्छा खासा नंबर है कंट्रीज का, पर ब्लैक लिस्ट में सिर्फ दो ही कंट्रीज है। कौन सी दो कंट्रीज है बात करिए हमने? एक तो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और एक है ईरान। ब्लैक लिस्ट में दो ही कंट्रीज है, ग्रे लिस्ट की लिस्ट तो काफी लंबी है, उसमें पाकिस्तान भी अभी है, बाकी और भी काफी कंट्रीज हैं, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आज का जरूरी बात जो मुझे लगी वो ये इनका जो नोमेनक्लेचर है, ये दोनों चीज ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑफिशियली आप एफएटीए के वेबसाइट पे भी जाइएगा, आपको पूरी लिस्ट भी मिल जाएगी और यही नाम वहां पर भी मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब दो रिपोर्ट्स की बात करेंगे। पहली रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 पब्लिश कौन करता है? पहले आंसर देख लो, यूनेस्को। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में जो बात कही गई है, बेसिकली इस रिपोर्ट ने ये असेस करा है इस बार कि कोविड 19 की वजह से एजुकेशन काफी अफेक्ट हुई है, तो कौन सी कंट्रीज ने किस तरह के स्टेप्स लिए। अब उसमें लगभग लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में से 40% कंट्रीज ने एडिक्वेट स्टेप नहीं लिए। जो ऐसे सोसाइटी के सेक्शंस हैं जो एक्सक्लूड हो सकते हैं इस चैलेंजिंग टाइम में, उनके लिए सफिशिएंट स्टेप लगभग 40% लो और लो मिडिल इनकम कंट्रीज ने नहीं ली। ठीक है, क्योंकि देखिए अब स्कूल्स काफी टाइम से बंद हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ती है पर उसको सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे में सरकार के स्टेप काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो कई कंट्रीज ने ऐसे स्टेप नहीं लिए। एक बात और, अप्रैल 2020 में जब स्कूल के बंद होने का पीक और कोविड भी काफी फैल रहा था, उस समय 91% बच्चे स्कूल से बाहर थे, दे वर नॉट इन द स्कूल, मतलब स्कूल करिकुलम उस समय बंद था। तो जब पीक था, जब स्कूल बंद भी रहते हैं और कोविड भी फैल रहा था, 91% बच्चे स्कूल में नहीं थे उस समय, मतलब स्कूल कंटिन्यूस नहीं चल रहे थे उस टाइम। ऐसी और काफी इन्फ्लुएंसेस रिपोर्ट में दिए गए हैं, आप इसके बारे में उनके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। कुछ इन्फ्लुएंस मैंने बता दिया आपको, बट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, सवाल इससे भी काफी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है अगले कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से, कि रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। यूनेस्को इस ध्यान से, इन्फ्लुएंस मैंने बता दिया और भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, रिपोर्ट्स लंबी होती है, पूरी पढ़ना मुश्किल होता है, बट फिर भी कुछ जिस्ट पढ़ते हुए कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक और रिपोर्ट की बात, इस रिपोर्ट ने क्या कहा है मैंने क्वेश्चन में बता दिया, रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है आपको आंसर में बताना है। ठीक है, एज पर द अपडेटेड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इस रिपोर्ट का अपडेटेड वर्जन है जिसमें कहा गया है कि इंडिया का जीडीपी इस फाइनेंशियल ईयर में 4.5% से कॉन्ट्रैक्ट या फॉल करेगा। ठीक है, ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है आपको बताना है, एंड द आंसर इज आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश करता है। बेसिकली रिपोर्ट से निकल के आया कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, खैर सफर तो हर कंट्री कर रही है, काफी डेवलपिंग कंट्रीज बार कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगी, उनका जीडीपी फॉल करेगा। इंडिया का देख चुके हैं आप, फॉल मतलब आप इसको -4.5% बोल सकते हैं, फॉल मतलब कम हो जाना, या माइनस से डिनोट कर सकते हो। सिर्फ इंडिया नहीं, मैक्सिको में इस बार जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर मैं माइनस में बोलूं, 10.5%, ब्राजील में 9.1% कॉन्ट्रैक्शन, इंडिया में 4.5% का, सबकी हालत खराब होने वाली है। खैर उसके बाद रिकवरी भी होगी मेरे हिसाब से, बट इस बार का स्टेटस ही। और जितनी भी मेजर जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इनके प्रिडिक्शन हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, वो मैं क्वेश्चन में लाता भी देता हूं। ठीक है, 10th क्वेश्चन, हु इज वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर इन मेंस कैटेगरी, एंड द आंसर इज नोवाक जोकोविच। फोटो देख सकते हैं, सर्बिया के प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 मेन कैटेगरी में है। क्यों खबर में आप जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली ही हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। ठीक है,
थोड़ा क्रिटिसिज्म भी इनका हुआ है कि इन्होंने कुछ दिन पहले एक एग्जीबिशन टूर्नामेंट टाइप का होता है, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उससे बाकी लोगों को भी खतरा बढ़ा है। खैर, लेट अस होप फॉर हिज रिकवरी। सो ही इज कोरोना पॉजिटिव नाउ, लेट अस होप कि जल्दी से रिकवर हो जाएंगे और बाकी और लोगों को नुकसान किसी तरह का ना पहुंचा हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। और फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल तो बन चुका है, टेलीग्राम पे सर्च कर लो कॉन्सेप्ट ट्री, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं डेली पीडीएफ शेयर करता हूं जीके वाले क्वेश्चंस की, और भी की चीजें धीरे धीरे शेयर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। कमेंट जरूर करना, फीडबैक जरूरी होते हैं, और लाइक कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।